तो लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संबोधित किया है और उन्होंने क्या कहा अब आपको वो बताते हैं। अमेरिका के मुकाबले भारत में कोविड कंट्रोल हुआ, ये बात मुख्यमंत्री ने कही। यूपी में कोरोना प्रबंधन बेहतरीन रहा है, पहले ही सरकारों में दंगे होते थे। लखनऊ में सीएम योगी ने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। संबोधन से पहले दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का आगाज भी सीएम योगी ने किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में दंगे होते थे, लेकिन अब अपराधी डर कर भाग रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में आज विकास की लहर चल रही है। और इस विषय में भी आप सबसे अपील होगी, अगले 6 महीने प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। कैसा राज चाहिए? दंगा मुक्त, भय मुक्त, विकास और ईमानदारी से प्रदेश के हित के बारे में सोचने वाली सरकार चाहिए, या दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके सम्मानित करने वाले वही भ्रष्ट, वही माफिया, वही पेशेवर वे लोग जिन्होंने प्रदेश की पहचान का संकट प्रदेश की जनता के सामने खड़ा किया था, वही लोग। और इस पर एक स्वस्थ बहस के साथ साथ उन सभी कार्यों की समीक्षा करते हुए आगे बढ़ने के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए आज मैं विशेष रूप से लखनऊ उत्तर के इस विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हुआ हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों एक के बाद एक यूपी को कई बड़ी सौगातें दे रहे हैं। अब उन्होंने ताजनगरी, आगरा और कानपुर को काफी बहुमूल्य और उपयोगी खास तोहफा दिया। दरअसल आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के प्रांगण में बने अपने कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानपुर और आगरा मेट्रो की पहली प्रोटोटाइप ट्रेन का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। गोरखनाथ मंदिर से कानपुर और आगरा मेट्रो की प्रथम प्रोटोटाइप ट्रेन का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सीएम योगी ने उम्मीद जताते हुए कहा, यह मेट्रो ट्रेन आगरा तथा कानपुर के विकास का मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने यूपी मेट्रो और मेसर्स एस्ट्रॉम ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड के पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश आज अपने 4 शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इस बेहतरीन सुविधा का संचालन करने हेतु प्रयासरत है। मुझे विश्वास है कि हम समयबद्ध तरीके से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और हम लोगों की साझेदारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने में मदद करेगी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश वर्तमान में कानपुर और आगरा में मेट्रो की सुविधा को उपलब्ध कराने पर युद्ध स्तर पर कार्य कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी और मेरठ में भी मेट्रो की सेवा के लिए हम लोग या तो डीपीआर बना करके भेज चुके हैं या फिर डीपीआर की प्रक्रिया हमारी अंतिम स्थिति में है। बता दें कि राजधानी लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो संचालित है। वर्तमान में कानपुर और आगरा में मेट्रो की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा को उपलब्ध कराने के लिए यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी और मेरठ में भी मेट्रो की सेवा के लिए डीपीआर भेजी जा चुकी है। योगी सरकार की यही कोशिश है कि इन शहरों में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया जाए। आगामी 30 नवंबर तक कानपुर मेट्रो रेल राष्ट्र को समर्पित करने की योजना भी है। सीएम योगी ने इस अवसर पर वडोदरा से जुड़े यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक, मेसर्स एस्ट्रॉम इंडिया ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक समेत सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को इसके लिए बधाई भी दी। साथ ही उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि कोरोना काल में यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की बिना रुके, बिना थके, बिना डिगे की कार्य पद्धति सभी ने देखी है। वडोदरा के उपक्रम में कोविड काल की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद प्रथम प्रोटोटाइप ट्रेन को समय से पहले उपलब्ध कराया गया है। वर्चुअली अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर मेसर्स एस्ट्रॉम इंडिया ट्रांसपोर्ट लिमिटेड को और उत्तर प्रदेश
मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सभी पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम इस अभियान को और भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। बहरहाल सीएम योगी की सौगात से प्रदेश में मेट्रो संचालन के विस्तार के साथ साथ आगरा और कानपुर जिले की न सिर्फ तस्वीर बदलेगी बल्कि ट्रांसपोर्ट की रफ्तार भी बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं गोरखपुर में साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह को सीएम योगी ने संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनाते हैं। की पुण्य स्मृति में साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन यहाँ पर किया जाता है, जिसमें प्रातःकालीन सत्र में देश की समसामयिक विषयों से संबंधित उन ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा होती है, जो हम सबको आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा दे सकती है और जिसके माध्यम से हम न केवल अपने वर्तमान को बल्कि भावी जीवन को भी मंगलमय बना सकते हैं। और अपराह्न के सत्र में यहाँ पर कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन होता रहा है और वह कार्यक्रम अनवरत कल से प्रारंभ हुआ है। आज का जो संगोष्ठी का विषय है, जिस पर यहाँ के विद्वान वक्ताओं ने भी अपने विचारों का सबके सामने रखा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना ही एक समर्थ भारत की परिकल्पना को साकार कर सकता है। वास्तव में जब हम इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो हम सबको इस बारे में अवश्य विचार करना चाहिए कि हम सब, मुझे लगता है कि कोई भारतीय ऐसा नहीं होगा जिसको अपने पवित्र धार्मिक ग्रंथों के उद्धारण की जानकारी न हो। हर भारतीय वेद के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, उपनिषदों के बारे में, पुराणों के बारे में कम या ज्यादा जानता है। तो रविवार को यानी कल योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो जाएंगे। श्रम एवं सेवा योजना मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने न्यूज़ 1 इंडिया पर खास बातचीत करते हुए बताया कि योगी सरकार की उन्होंने तारीफ की और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने सभी क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है। कानून व्यवस्था से लेकर महिला सुरक्षा तक सरकार ने मजबूती से काम किया। साथ ही जरूरतमंदों को मुफ्त गैस, बिजली कनेक्शन और आवास भी उपलब्ध कराए गए हैं। इतना ही नहीं, 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी की बात भी यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने की। हमारे साथ हैं श्रम एवं सेवा योजना मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी। मौर्य जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार 4.5 साल पूरे कर रही है, विपक्ष कह रहा कोई काम नहीं हुआ, किस तरीके से देखते हैं? विपक्ष को प्रदेश की जनता ने सबक सिखा दिया है। वादा खिलाफी करने वाले लोग अपने झूठे वादों के माध्यम से नौजवानों को ठगा, प्रदेश की जनता को ठगा और उसका नतीजा रहा कि आज जो सत्ता के गलियारे से बाहर हैं, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की प्रदेश की भाजपा सरकार ने आज एक नहीं अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला करके अपनी योजनाओं के माध्यम से घर घर और जन जन तक पहुंच रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 10 लाख
उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को गैस चूल्हा सिलेंडर मिला। 2,62,00,000 शौचालय का निर्माण हुआ। तो 22 के रण को फतेह करने के लिए बीजेपी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत झोंक दी है। सियासी रणनीतियों को अंतिम रूप देने के साथ जातिगत समीकरण को दुरुस्त करने की कोशिश जारी है। इन्हीं कोशिशों के तहत अयोध्या में ओबीसी मोर्चे की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की जा रही है, तो वाराणसी में अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी हुई। उत्तर प्रदेश में चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। वार पलटवार का खेल तेज हो चुका है। सियासी दलों की कोशिश ऐसा चक्रव्यूह बनाने की है जिससे बचकर निकलना विरोधियों के लिए नामुमकिन हो जाए। इस कोशिश में बीजेपी सबसे आगे दिखाई दे रही है। संगठन को मजबूत करने के बाद अब बीजेपी जातीय समीकरणों को साधने में जुट गई है और इसी कोशिशों के तहत बीजेपी अयोध्या और वाराणसी में 2 अहम बैठकें कर रही है। राम की नगरी अयोध्या में बीजेपी के ओबीसी मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। वहीं वाराणसी में अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बड़ी बैठक चल रही है। मिशन 2022 को लेकर ओबीसी प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में 250 से ज्यादा पदाधिकारी शामिल हुए हैं। पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के संत कबीर सभागार में आयोजित की गई है। बैठक में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हंसराज अहिर, राष्ट्रीय महामंत्री संगम लाल गुप्ता, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप, प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह शामिल हुए हैं। बैठक में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंचेंगे। चुनाव से ठीक पहले पिछड़ा वर्ग मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक से बीजेपी एक सियासी संदेश देने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की कोशिश पिछड़े वर्ग के ज्यादातर मतदाताओं को एकजुट करने की है ताकि 2022 की राह आसान की जा सके। दरअसल यूपी में पिछड़े वर्ग के वोट जीत या हार तय करने में निर्णायक रोल अदा करते हैं। उत्तर प्रदेश का जातीय गणित देखें तो राज्य में ओबीसी 42%, दलित 22%, सवर्ण 18%, मुस्लिम 18%। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर आज विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुई है तो उसका प्रमुख कारण है कि जातिवाद से जर्जर हो चुके समाज में सिर्फ भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी और है जिसने अपनी स्थापना से लेकर आज दिन तक कभी भी जाति भेद को स्वीकार नहीं किया। बीजेपी की कोशिश ओबीसी में गैर यादव जातियों को एक बार फिर से एकजुट करने की है। यादव समाज को समाजवादी पार्टी का समर्थन माना जाता है। हालांकि यादव समुदाय में भी बीजेपी ने सेंधमारी करने की पूरी कोशिश की है। बीजेपी का गणित है कि 10% यादवों के अलावा पिछड़ा वर्ग के करीब 32% मतदाताओं को अपने पाले में किया जाए और इसी तरह गैर जाटव दलितों के करीब 10% मतदाताओं पर भी बीजेपी की नजर है। दलित समुदाय को लुभाने के लिए इस बार बीजेपी ने वाराणसी में एससी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इस बैठक की अहमियत इसी बात से लगाई जा सकती है कि खुद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया और भविष्य की रणनीति समझाई। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही सर्वांगीण विकास, सामाजिक उत्थान की, देश की महान संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव को स्थापित करने की और राष्ट्र को सशक्त एवं समृद्ध बनाने की राजनीति की। मेरा शुरू से ही मानना रहा है कि देश का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक समाज के सभी वर्गों का योगदान उसमें समायोजित न हो। भारतीय जनता पार्टी ने वैचारिक, सामाजिक एवं विकास की दृष्टि से दलितों, गरीबों, शोषितों और वंचितों को आगे बढ़ाने की नीति पर कार्य किया है। दरअसल बीजेपी की कोशिश जातीय समीकरणों का ऐसा ताना बाना बुनने की है जिसमें विपक्ष के सत्ता में वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाएं।
बीजेपी की कोशिश 50% से ज्यादा मत हासिल करने की है और इसी कोशिशों के तहत वो पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग को एकजुट करने की रणनीति पर चल रही है। करीब 18% सवर्ण पहले से ही बीजेपी के समर्थक माने जाते हैं। अगर बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब रही तो यूपी की सत्ता में वापसी का उसका मिशन पूरा हो सकता है। वाराणसी से सुजीत पटेल और अयोध्या से राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज़ 1 इंडिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।